रही थी। सागर निढाल बैठा हुआ था। नेहा चिंतामग्न थी। उसके विवाह को 8 साल ही तो हुए थे। सागर के पेट में काफी समय से बहुत तेज दर्द की शिकायत थी। वह कोई पेनकिलर खा लेता था, दर्द ठीक हो जाता था। पर इस बार नेहा की जिद पर वह अपना चेकअप करवाने आया था। बहुत सारे टेस्ट हुए थे। अपना नंबर आने पर नेहा डॉक्टर सतीश के हाथ में रिपोर्ट देते हुए मन ही मन बहुत घबरा रही थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग उठी थी। वह सागर की गिरती सेहत को लेकर बहुत फिक्रमंद थी। डॉक्टर की गंभीरता देखकर तो सागर भी असहज हो उठा। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? नहीं मिस्टर सागर, कुछ ठीक नहीं है। आपको आंतों का कैंसर है। नहीं डॉक्टर, नेहा लगभग चीख ही पड़ी। यह कैसे हो सकता है? सागर तो जैसे पत्थर का हो गया था। ज्यादा चिंता मत करें, आप एडमिट हो जाइए, इलाज शुरू करते हैं। कीमोथेरेपी होगी। आजकल हर बीमारी का इलाज है। आप लोग देर न करें, इलाज शुरू करते हैं। लगातार बरसती आंखों से सागर को एडमिट करवाकर नेहा फिर डॉक्टर के पास गई। पूछने लगी, डॉक्टर, सागर ठीक तो हो जाएंगे ना? कोशिश तो पूरी की जाएगी, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से इनके पास मुश्किल से 6 महीने ही हैं। कैंसर पूरी तरह से फैल चुका है। आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी है। अपने आप को संभालती रोती सी सकती। नेहा ने रिया को सब बताया तो उसे भी तेज झटका लगा। फिर तुरंत अपने आप पर काबू रखते हुए कहा, तुम वहीं रहो, मैं रात को भी यहीं घर पर रहूंगी। कल यश को स्कूल भेज अस्पताल आ जाऊंगी। फिर तुम फ्रेश होने घर आ जाना। किसी भी बात की चिंता मत करना, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगी। नेहा को समझाकर, तसल्ली देकर, फोन रखकर रिया भी फूट फूट कर रो पड़ी। यह क्या हो गया? उसका दोस्त इतनी बड़ी बीमारी की चपेट में आ गया। अब क्या होगा? नेहा अकेले कैसे सब करेगी? इन दोनों का तो कोई है भी नहीं यहाँ। अब उसे ही इनका सहारा बनना है। अगले दिन यश को स्कूल भेज सबका खाना बनाकर मेड से घर की साफ सफाई करवाकर रिया अस्पताल पहुंच गई। वह सामान्य ढंग से सागर और नेहा से बातें करती रही। सागर तो अब मानसिक रूप से भी निढाल हो चुका था। उसने नेहा को जबरदस्ती घर भेज दिया। उसके वापस आने तक रिया सागर से हमेशा की तरह हल्की फुल्की बातें करती रही। 1-2 बार सागर को हंसा भी दिया। फिर सागर भी थोड़ा सहज होकर बातें करता रहा। नेहा वापस आई तो तीनों अपने आप को सामान्य करने की कोशिश करते रहे। अब यही नियम बन गया। रात को रिया ही यश के पास रहती। वह अपना काफी सामान नेहा के घर ही उठा लाई थी। यश को स्कूल भेज वह भी अस्पताल चली आती। फिर यश के आने के समय नेहा घर आ जाती। उसके साथ कुछ समय बिताकर रात को फिर सागर के पास चली जाती। 1 हफ्ता सागर अस्पताल में एडमिट रहा। कीमो का पहला सेशन सागर के लिए काफी कष्टप्रद रहा। सागर की पीड़ा देखकर नेहा तड़प जाती। आंखें हर पल भीगी रहती। 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने कहा, अब ये घर जा सकते हैं। इलाज तो चलता रहेगा। इन्हें हर हफ्ते कीमोथेरेपी के लिए आना है। बहुत सारे निर्देशों के साथ तीनों घर लौट आए। रिया ने ही सागर के ऑफिस फोन कर सब जानकारी दे दी। सबको सुनकर धक्का लगा था। फिर सागर से मिलने जान पहचान का कोई न कोई आता रहता था। वैसे तो मुंबई में हर व्यक्ति व्यस्त ही रहता है, पर जिन पड़ोसियों से आते जाते जान पहचान हो गई थी, उन्हें रिया ने सागर की बीमारी का हल्का सा संकेत दे दिया था। रिया को महसूस हुआ था कि सागर को कभी भी तबीयत खराब होने पर समय हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ सकता है। सो कम से कम कोई पड़ोसी तो ऐसा हो जिस पर नेहा भरोसा कर सके। कीमोथेरेपी के हर सेशन में रिया ही नेहा और सागर को अस्पताल लेकर जाती। नेहा को ड्राइविंग नहीं आती थी। रिया को जैसे हर चीज की जानकारी थी। कीमो के सेशन हो रहे थे, पर सागर की हालत में कोई सुधार नहीं था। उसके दर्द से नेहा कांप जाती।
कभी चुपचाप बैठी रिया की हर बात सोचती तो पलकें आंसुओं से भीग जाती। यह कैसी दोस्त है जिसने उन लोगों के लिए अपना हर सुख, हर आराम भुला दिया है। उसे अब समझ आया था कि दोस्ती तो एक ऐसा सच्चा रिश्ता है जो किसी मांग पर आधारित नहीं है, एक आंतरिक अनुभूति है, स्वार्थ से परे है। कई हफ्ते बीत रहे थे पर सागर की हालत में कोई सुधार नहीं था। अब तो नेहा को हर पल अनिष्ट की आशंका बनी रहती और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। सागर सोया तो उठा ही नहीं। नेहा चीत्कार कर उठी। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी भी आ गए। नेहा और यश को अपनी बाहों में भरकर रिया भी फूट फूट कर रो पड़ी। उसके बाद नेहा को कुछ होश नहीं रहा। कैसे रिया ने सागर के बड़े भाई रवि को फोन किया। रवि कब पहुंचा, कब अंतिम संस्कार की तैयारियां हुई, कैसे सब हुआ, नेहा को कुछ होश नहीं था। बार बार बेहोश होती, फिर होश आता, फिर रोती। उसका संसार लुट चुका था। उसे चुप करवाने वाली पड़ोसिनें भी रो देती। उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। रिया ने ही सब संभाला। अंतिम संस्कार के बाद यश के सिर पर हाथ रखते हुए रवि ने कहा, नेहा, मेरे साथ चलोगी? नहीं भैया। वहीं बैठी रिया ने कहा, भैया आप चिंता न करें, मैं यहीं हूं यश और नेहा के साथ। पर तुम भी कब तक सब देखोगी? हमेशा भैया, इसमें परेशानी क्या है? फिर भी रिया, कल तुम्हें अपने भी काम होंगे। नहीं भैया, नेहा और यश से बढ़कर मुझे कभी कोई काम नहीं होगा। मेरे दोस्त के अपने मेरे अपने हैं अब। रिया, यह भावनाओं में बहने वाली बात नहीं है। कल तुम्हारा विवाह होगा, परिवार होगा। वह जब होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती भैया। आप चिंता न करें, मैं हूं इनके साथ। अरविश प्रेम, मित्रता और इंसानियत की मूरत को देखता ही रह गया। उसकी आंखें रिया के प्रति सम्मान से भर उठीं। एक हफ्ते बाद रवि चला गया। नेहा बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। कभी रिया के गले लगकर तो कभी यश को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोती रही। रिया ने अपनी छुट्टियां और बढ़ा ली थी। उसने नेहा और यश की पूरी देखभाल की। उसकी कोशिशों से नेहा सामान्य होने लगी। नेहा सामान्य हुई तो रिया ने ऑफिस जाना शुरू किया। वह अपना सारा सामान नेहा के घर ही ले आई थी। सागर की सारी जमा पूंजी, बीमे की रकम, सब जानकारी नेहा को दी। हर पल उसे यश के लिए जीने का हौसला बंधाती रहती। 4 से 5 महीने और बीत गए। नेहा को अब यश के भविष्य की सुध आई। उसने रिया से कहा, रिया, क्या मुझे नौकरी मिल सकती है कहीं? क्यों नेहा, मैं हूं ना, सब कर लूंगी। कब तक? रिया, प्लीज मेरी नौकरी ढूंढने में मदद करो। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो देखती हूं, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। रिया ने हर तरफ कोशिश करते हुए घर से थोड़ी दूर ही स्थित एक अच्छे स्कूल में नेहा के लिए टीचिंग की जॉब ढूंढ ली। मुस्कुराते हुए रिया बोली, यह स्कूल घर के पास भी है, यश का एडमिशन भी यहीं करवा लेंगे। दोनों मां बेटा साथ आना जाना। खुश? नेहा ने रिया के दोनों हाथ पकड़ लिए। रिया, कुदरत ने शायद तुम्हें मेरे लिए ही भेजा था। तुम्हारा एहसान मैं। कहते कहते नेहा का स्वर भर्रा गया। चलो, तुम्हें मेरी कुछ तो कद्र है। एक नालायक से दोस्ती की थी, वह तो छोड़कर चला गया। कहकर मुस्कुराने की कोशिश करते करते भी रिया का गला रुंध गया। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। आज नेहा के दिल में रिया के लिए प्यार ही प्यार था। सारे संदेह, शंका निर्मूल साबित हुए थे। अपने मन के सारे संदेहों पर वह दिल से शर्मिंदा थी। सागर तो हमेशा के लिए चला गया था, पर वह ऐसी दोस्त दे गया था जो अब नेहा के मन प्राण का हिस्सा बन चुकी थी।
जीवन में आए इस तूफान में दुख भरे बादलों के बीच उसकी दोस्त ही तो थी उसके साथ। दोस्ती की मिसाल तो अब समझाई सा आई थी। नेहा को महसूस हो चुका था कि दोस्ती स्त्री पुरुष की मोहताज नहीं है। भीगी पलकों से नेहा अपने मृत पति की प्यारी दोस्त को देखती रह गई। अब लग रहा था उसे कि उनकी दोस्ती तो वर्षा की तरह थी। उनकी दोस्ती के केंद्र में तो मात्र संवेदना, करुणा और प्रत्येक परिस्थिति में संबल बनने की प्रेरणा सांसें लेती थी। मृत पति और सामने खड़ी उसकी दोस्त के पावन रिश्ते की गहराई महसूस कर नेहा की आंखें भीग